हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आज आप पढ़ने वाले हैं एक नई चीज, कंपोजिट रेंट। पता है ये कंपोजिट रेंट क्या होता है? अगर आपको किराया सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी की वजह से नहीं, सिर्फ उस प्रीमाइसेस की वजह से नहीं, उसके साथ अटैच्ड डिफरेंट एसेट या फिर अटैच्ड डिफरेंट सर्विसेज की वजह से किराया आ रहा है। जैसे एक मॉल ओनर जब आपको मॉल में दुकान देता है तो किराया क्या सिर्फ उस दुकान की वजह से ले रहा है? मॉल में जो दुकान आपको दिया है बस उसका किराया ले रहा है? नहीं, पता है वो किराया बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि एक मॉल ओनर जब आपको मॉल में दुकान देता है तो साथ में बड़ी सारी सर्विसेज देता है, जैसे कि एस्केलेटर की सर्विस, लिफ्ट की सर्विस, सिक्योरिटी चेक की सर्विस, सेंट्रलाइज्ड एसी की सर्विस, पावर बैकअप की सर्विस और न जाने क्या क्या। इतनी सारी सर्विसेज भी साथ में मिलती हैं, इसलिए वो किराया ज़्यादा होता है। तो ये जो मॉल के दुकान के रिस्पेक्ट में किराया आता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं मालूम है? कंपोजिट रेंट। एक होटल वाला आपको होटल में कमरा देता है, एक गेस्ट हाउस वाला आपको गेस्ट हाउस में कमरा देता है, तो क्या सिर्फ उस कमरे का किराया ले रहा है? नहीं, आपको न जाने कितनी सारी और सर्विसेज एक होटल और गेस्ट हाउस में मिलती है, उन सब की वजह से वो चार्ज लिया जा रहा है। इसलिए वहां पे वो होटल वाला क्या कर रहा है आपसे, या गेस्ट हाउस वाला क्या कर रहा है आपसे, हाउस प्रॉपर्टी के साथ साथ अटैच डिफरेंट एसेट के रिस्पेक्ट में आपसे किराया ले रहा है। भाई आपके रूम में टीवी है, एसी है, फ्रिज है, ठीक है, दुनिया भर के और एसेट्स आपके रूम में हैं। फिर आप होटल प्रीमाइसेस की डिफरेंट और चीज़ों को भी यूज़ कर रहे हो, होटल में जिम है वो आप यूज़ कर सकते हो, राइट। तो these are the certain things that you are using along with the premises। तो इसलिए जो किराया कहलाता है वो कंपोजिट रेंट होता है। ठीक है ये बात। तो आइए आज की क्लास में यही हमें देखना है कि कंपोजिट रेंट की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है। चलिए, कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट कब कहा जाता है? जब हाउस प्रॉपर्टी के साथ कुछ एसेट अटैच्ड है और मिला के किराया आ रहा है, या फिर हाउस प्रॉपर्टी के साथ सर्विसेज अटैच्ड है और किराया मिला के आ रहा है। हाउस प्रॉपर्टी के साथ एसेट अटैच्ड है या फिर सर्विसेज अटैच्ड है। ठीक है, एसेट अटैच्ड होने का मतलब कोई भी एसेट अटैच है, और प्रॉपर्टी तो है ही है लेकिन साथ में कुछ एसेट भी हैं और इसलिए किराया आ रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं आपके साथ। पता है मैं रेंट पे क्या देता हूं? आई एम गिविंग ऑन रेंट लेक्चर हॉल। मैं लेक्चर हॉल किराए पे दे रहा हूं, हॉल किराए पे नहीं दे रहा हूं, एक लेक्चर हॉल किराए पे दे रहा हूं। ठीक है, तो जो टेनेंट था वो मेरे पास आता है, मतलब एक प्रोस्पेक्टिव टेनेंट मेरे पास आता है, पूछता है कि भाई साहब इसका लेक्चर हॉल का किराया आप कितना लेंगे? तो मैंने कहा कि इसका किराया जो बनेगा वो 1.5 लाख रुपए पर मंथ बनेगा। उसने कहा 1.5 लाख रुपए, ये तो बड़ा ज़्यादा है। मैंने कहा भाई साहब ज़रा ध्यान से देखिए कि इस लेक्चर हॉल में आपको क्या क्या दे रहा हूँ मैं। ठीक है, हॉल तो है ही है, यानी हाउस प्रॉपर्टी तो है ही है, साथ में आपको और क्या क्या दे रहा हूँ। इसमें एक कैमरा लगा हुआ है इस मेरे लेक्चर हॉल में जो रिकॉर्डिंग कर रहा है लेक्चर्स को। ठीक है, ये खुद कैमरा 8 लाख रुपए का है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको इस क्लास में प्रोजेक्टर दे रहा हूँ, डिजिटल प्रोजेक्टर है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप डिस्प्ले करके फिंगर से भी यूज़ करके ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो प्रोजेक्टर मैं आपको दे रहा हूँ, डिजिटल प्रोजेक्टर दे रहा हूँ। उसके बाद कंप्यूटर लगा हुआ है मेरी क्लास में जहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सेव हो रही है। ठीक है, स्पीकर लगे हुए हैं क्लास में, माइक लगा हुआ है, एम्पलीफायर है क्लास में, राइट। आईपैड है, यही आईपैड पे ही मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, यह एप्पल पेंसिल है। और क्या क्या क्लास में है मेरे? एसी है, फैन है, लाइट है, चेयर्स लगे हुए हैं,
राइट, आई एम जस्ट लुकिंग एट कि व्हाट इज देयर इन द रूम। राइट, सो मैंने बताया कि देखिए भाई साहब इतनी सारी चीज है, इसलिए किराया 1.5 लाख रुपए। ये पूरा मेरा रेडी स्टूडियो है, आप समझिए, ठीक है, रेडी लेक्चर स्टूडियो है, वेर इन आप क्लास रिकॉर्ड कर सकते हैं, बच्चों को बैठा के पढ़ा भी सकते हैं, पैरेलली टू थिंग्स एट द सेम टाइम कैन बी डन। सो दिस इज व्हाई आई एम चार्जिंग 1,50,000। तो अब आइए सुनिए वो सामने वाला क्या कह रहा है। कह रहा है राज भैया ऐसा है कि कैमरा की तो जरूरत मुझे नहीं है क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करना, तो इसको हटवा लीजिए आप, ठीक है। प्रोजेक्टर की भी कोई जरूरत नहीं है, मैं बोल के ही समझा लेता हूँ, कोई डिस्प्ले की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये हटा दीजिए। कंप्यूटर का क्या करूँगा, मेरी आवाज़ इतनी तेज है ना, माइक वाइक की जरूरत नहीं पड़ती, जब माइक की जरूरत नहीं है तो स्पीकर की भी जरूरत नहीं है, सब निकलवा दीजिए, सब हटाइए। एम्पलीफायर वगैरह क्या होगा, आईपैड आई पेंसिल की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो चीख चीख के चिल्ला के बोलना है। एसी की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बच्चों को इतना हवा खाने की जरूरत नहीं है, ये सब हटवाइए। पंखे की भी जरूरत नहीं है, खिड़की खोल दूंगा, लाइट भी आ जाएगी, हवा भी लगेगी। पंखा हटवा दीजिए क्लास से, लाइट हटवा दीजिए। चेयर की क्या जरूरत है, मैं खड़ा रहूंगा, बच्चे जमीन में बैठ जाएंगे, ये सब भी निकलवा दीजिए। एक बात बताइए, मुझे लेक्चर हॉल किराए पे देना है, क्या मैं ये सब चीज हटवा दूंगा उसके कहने से और उसको हॉल बना दूंगा? अरे भाई साहब, मुझे लेक्चर हॉल ही किराए पे देना, हॉल किराए पे नहीं देना है। अगर हॉल किराए पे देना होता तो इतनी सारी चीज लगाते ही क्यों? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि किसी और को किराए पे देने के लिए मैं ये सारी चीज हटा सकता हूं? नहीं। तो पता है इसका मतलब ये होता है कि हाउस प्रॉपर्टी के साथ जो एसेट अटैच्ड है वो फेविकोल का मजबूत जोड़ है, उसे कहा जाता है नॉन सेपरेबल। क्या कहा जाता है? नॉन सेपरेबल। नॉन सेपरेबल हम किसे कहते हैं कि भाई ये जो जोड़ है ना हाउस प्रॉपर्टी के साथ एसेट, ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, ये टूटेगा नहीं, ये अलग अलग नहीं हो सकता है। ये नहीं कि कोई किराए पे लेने आएगा कहेगा एसी की वजह से किराया थोड़ा ज्यादा लग रहा है, काम करो एसी निकलवा दो, तो हम एसी की एसी हटवा देंगे, हम ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। एसी की अंडरग्राउंड अंडर वॉल पूरी उसका काम हुआ है, इतना सारा कुछ, उसकी पाइपलाइंस वगैरह सब अंडर वॉल गई हुई है, वो सब खोद खोद के हम निकालेंगे थोड़ी ना। प्रोजेक्टर जो मेरा डिजिटल प्रोजेक्टर है उसकी सिर्फ कैलिब्रेशन के लिए बंदा आता है सर्विस सेंटर से, तो 1,500 रुपये लेके चला जाता है। इंस्टॉलेशन छोड़ दीजिए, सिर्फ कैलिब्रेट करने के लिए कि इतने एरिया में ही डिस्प्ले आना चाहिए, ठीक है। सेंटर पॉइंट्स मिलर मैच करने के लिए, कॉर्नर सही पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब हम फिंगर यहां रखेंगे तो ऐसा तो नहीं कि यहां डिस्प्ले मारेगा, ठीक है। तो कैलिब्रेट कहते हैं उसको करना, सिर्फ कैलिब्रेशन करने के लिए आता है बंदा, तो 1,500 रुपये ले जाता है सर्विस सेंटर से, उसके कहने से हटा थोड़ी ना देंगे इंस्टॉलेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझे देना भी नहीं ना, मुझे हॉल देने का इंटेंशन तो नहीं ना, मुझे तो लेक्चर हॉल किराए पे देना है, यानी इस जोड़ को कहा जाता है कि ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, तो इसे कहा जाता है नॉन सेपरेबल है, ठीक है। अच्छा, जब हम कहते हैं नॉन सेपरेबल का तो मतलब, तो इसका मतलब होता है कि भाई ये जोड़ मजबूत है, ये हाउस प्रॉपर्टी के साथ एसेट अटैच्ड है, ठीक है, एंड प्रैक्टिकली इट इज कैनॉट बी सेपरेटेड। नॉन सेपरेबल का मतलब प्रैक्टिकली इट कैनॉट बी सेपरेबल, ठीक है। ये मत कहिएगा कि कर ही नहीं सकते, नॉन सेपरेबल का मतलब जोड़ ही नहीं सकता, अरे जिद पे आ जाएंगे तो हाउस प्रॉपर्टी से हम दीवार तक हटा देंगे, ठीक है। पंखा और एसी क्या चीज है, ठीक है, तो जिद की बात नहीं आ रही है यहां पे, बात क्या हो रही है, प्रैक्टिकली सेपरेबल है कि नहीं। प्रैक्टिकली इट इज नॉट सेपरेबल, बिकॉज अगर हम ये सेपरेट कर देंगे तो दिस विल नॉट बी एन लेक्चर हॉल एंड आई एम विलिंग टू रेंट आउट व्हाट लेक्चर हॉल, आई एम नॉट विलिंग टू रेंट आउट ए हॉल, ठीक है। So when it is lecture hall, anybody who comes in and says कि ये हटा दीजिए वो हटा दीजिए, I'll say no, this is what I am willing to rent out, ठीक है। कोई बैंक्वेट हॉल रेंट कर पे किराए पे दे रहा है, ठीक है, और सामने वाला जब आ रहा है तो कह रहा है कि आप एक काम करिए, बैंक्वेट हॉल में झूमर लगा रखें, एसी लगा रखें, इसकी वजह से आप बड़ा ज्यादा किराया ले रहे हैं, काम करिए सब हटा दीजिए, तो हटा देगा क्या बैंक्वेट हॉल वाला? सोच के देखिए प्रैक्टिकली, नहीं, ठीक है। तो यहां नॉन सेपरेबल इसे कहा जाएगा। जिद वाली बात मत करिएगा कि नॉन सेपरेबल का हट ही नहीं सकता, एकदम चाहेंगे भी तो भी नहीं हटेगा, अरे अगर जिद पे आ जाएगा तो वो एसी तोड़ के निकाल देगा, ठीक है। जिद वाली बात नहीं हो रही है, प्रैक्टिकली फिजिबल, नॉट फिजिबल। नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट, हाउस प्रॉपर्टी के साथ एसेट तो अटैच्ड है लेकिन दैट इज सेपरेबल, मतलब क्या है पता है? मैंने, ये मेरा पुराना घर है, ठीक है, मैंने एक नया घर ले लिया है, ठीक है, ये रहा, ये एक नया फ्लैट ले लिया है मैंने, ठीक है,
दिस इज माय न्यू फ्लैट। तो जब मैंने इस घर को चेंज किया तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे जो टीवी है ना वो यही लगी रहेगी, टीवी हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम न्यू टीवी लगाएंगे। भाई बीवी तो बदल नहीं सकते हैं, वो तो वही ले जानी पड़ेगी नए घर में। तो मैंने कहा टीवी तो भाई पुरानी नहीं ले जाएंगे, टीवी तो नहीं लाएंगे, ठीक है, जिस पे मेरा जोर चल सकता है वो तो नया करेंगे। तो मैंने कहा भाई टीवी नहीं लगाएंगे। तो मैंने अब डिसाइड किया कि ये वाला घर जिसको भी हम किराए पे देंगे, मकान प्लस टीवी साथ में देंगे किराए पे, ठीक है। और मैंने इसका किराया भी डिसाइड किया है कि मैं कितना लूंगा, मकान टीवी के साथ लूंगा 25,000 रुपया, मकान विद टीवी 25,000 रुपया किराया। क्लियर है ये बात? अब एक बात बताइए, क्या टीवी हटाया जा सकता है कि नहीं मकान से? बिल्कुल हटाया जा सकता है। अगर किराएदार फोकस करता है भाई हटा दीजिए, तो हटाया तो जाए, मतलब दिस इज सेपरेबल। टीवी ऐसा नहीं है कि फेविकोल का मजबूत जोड़ की तरह चिपक गया है, मकान से आप हटा ही नहीं सकते, हटा सकते हैं। हालांकि मेरी जिद है कि हम हटाएंगे नहीं, तो मेरी जिद से मतलब नहीं है। व्हाट आई वांटेड टू टेल यू इज कि आपको प्रैक्टिकली देखना है क्या ये चीज हट सकती है, नहीं हट सकती है। एक मकान को इंसान कहता है हम टीवी के साथ ही किराए पे देंगे, तो आपको क्या लग रहा है यार हट सकती है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं मैं लेक्चर हॉल इन सारी चीजों के साथ ही दूंगा जो मैंने बताया था, तो क्या ये चीज हट सकती है प्रैक्टिकली? नहीं हट सकती भाई, प्रैक्टिकली नहीं हटेगी। लेक्चर हॉल इन्हीं सब चीजों के साथ होता है। दिस कैन नॉट बी रिमूव्ड, बट कैन दिस बी रिमूव्ड? दिस टीवी कैन बी रिमूव्ड? आंसर इज यस, इट कैन बी रिमूव्ड। तो इसे कहा जाएगा सेपरेबल वाला केस। आ रही है सबको बात समझ में? तो व्हाट इज सेपरेबल एंड व्हाट इज नॉन सेपरेबल? नॉन सेपरेबल मतलब आप नहीं हटा सकते, हम इसे बोलते हैं, अपनी भाषा में बोलते हैं नॉन सेपरेबल को, भाई ये फेविकोल का मजबूत जोड़ है, ठीक है। और सेपरेबल को हम बोलते हैं टूट सकता है। तो अब लॉ देखिए क्या कहता है। कहता है अगर आप लेटिंग कर रहे हैं, किराएदारी पे दे रहे हैं, हाउस प्रॉपर्टी के साथ प्लांट मशीनरी फर्नीचर यानी कि कुछ एसेट दे रहे हैं किराए पे, तो आपको देखना है वो सेपरेबल है कि नॉन सेपरेबल है। सेपरेबल में मैंने एग्जांपल लिया था HP प्लस टीवी, और नॉन सेपरेबल में मैंने एग्जांपल लिया लेक्चर हॉल। अब ये क्या कहता है? कहता है कि हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है, जो HP की इनकम है, मकान के रिस्पेक्ट में इनकम है, वो कहलाएगी HP की इनकम। अब प्लांट मशीनरी फर्नीचर यानी कि टीवी के लिए जो इनकम है वो कहलाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और अभी आगे बात करेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यानी अब आइए वापस से इस पे। मैंने किराएदार को कितना किराया बोला? 25,000 रुपया, ठीक है। किराएदार ने पूछा कि भाई साहब मकान का कितना, टीवी का कितना, जरा अलग अलग करके बता दीजिए। मैंने कहा चुप रहो, दिमाग ना खराब करो, मिला के 25,000 रुपया, कोई अलग अलग किराया नहीं है, क्योंकि ना तो अलग अलग हम करेंगे ना इसलिए अलग अलग किराया बता रहे हैं, ये दोनों साथ में मिलेगा 25,000 रुपया। जल्दी बताइए नॉन सेपरेबल हो गया क्या? नहीं, ध्यान आपको ये देना है, किराया साथ में बोल रहे हैं कि किराया अलग अलग बोल रहे हैं, ये नहीं देखना आपको। किराया साथ में बोल रहे हैं कि अलग अलग बोल रहे हैं, ये नहीं देखना आपको। क्या देखना है आपको? कि वो एसेट अलग हो सकती है कि नहीं। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कंपोजिट रेंट में, लेट मी टेल यू, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है लोगों के पास। अगर हम ये कहते हैं कि 25,000 रुपए का किराया है मकान और टीवी का, और हम किराया अलग अलग नहीं ब्रेक करेंगे, नहीं तोड़ेंगे किराया, जिसके पास कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है वो कहता है ये कंपोजिट रेंट है क्योंकि किराया टूट नहीं रहा है। किराया टूटे चाहे ना टूटे इससे मतलब नहीं होता है, किराया तोड़ना ना तोड़ना मेरे हाथ में है। इनकम टैक्स कानून क्या मेरे शौक के हिसाब से कानून बना है क्या? कोई तोड़ देगा किराया तो फिर इनकम टैक्स का कानून अलग हो जाएगा, कोई नहीं तोड़ेगा किराया तो इनकम टैक्स का कानून अलग हो जाएगा? नहीं, इनकम टैक्स को मेरी ओपिनियन से क्या मतलब है कि हम किराया तोड़ते हैं कि नहीं। इनकम टैक्स का कानून एक है सबके लिए, वो कहता है एसेट टूटेगा कि नहीं ये बताओ। कहने का मतलब यह है कि मकान प्लस टीवी ये सेपरेबल कैटेगरी में ही जाएगा। मैं किराया 25,000 बताता हूं, एक दूसरा बंदा है उसकी भी यही जिद है, मकान और टीवी किराए पे देंगे, लेकिन वो अलग अलग बता देता है, कहता है 24,000 रुपए मकान का, 1,000 टीवी का। तो क्या नॉन सेपरेबल की डेफिनेशन से वो सेपरेबल है, मेरा वाला सेपरेबल नहीं है? दोनों ही सेपरेबल है।
ठीक है, किराया अलग अलग बताया जा रहा है, एक साथ बताया जा रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। प्लीज रिमेंबर, किराया कैसे बोला जा रहा है इज इममटेरियल। किराया सेपरेट करके बोल रहे हैं, एक साथ बोल रहे हैं, नो मैटर, बट यू हैव टू सी एसेट सेपरेट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने तो उसको बोला भाई 25,000 रुपये किराया है, मैं अलग अलग नहीं करने वाला। ठीक है, अब इनकम टैक्स हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहे मकान का कितना लेते हो। मैंने कहा साहब मकान का 24,000 लेते हैं। अरे अपने किराएदार से ना गुंडागर्दी दिखा देंगे कि नहीं बताते, जाओ 25,000 रुपये किराया लेंगे तुमसे। इनकम टैक्स पूछेगा तो बताएंगे कि नहीं, तब तो भीगी बिल्ली बन के बताएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ रहा है हमसे, अच्छा राज जरा ये बताओ तो भाई कि मकान का कितना लेते हो टीवी का। तुमने कहा हाँ साहब 24,000 रुपया मकान का लेते हैं और 1,000 रुपया टीवी का लेते हैं। अब देखो भीगी बिल्ली बन के तुरंत बता दिए मकान का कितना, टीवी का कितना। ठीक है, तो अब इनकम टैक्स क्या बोल रहा है, कह रहा है 24,000 रुपया ये HP की इनकम है तुम्हारी। हमने कहा ओके साहब। टीवी कह रहा ये IOS की इनकम है तुम्हारी। मैंने कहा ओके साहब। अब आई बात समझ में। तो इनकम आप भले किराएदार को अलग अलग करके बताइए नहीं बताइए, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि अगर एसेट अलग होता है, देखिए इनकम टैक्स बहुत सिंपल और बहुत क्लियर बात कह रहा है, कह रहा है एसेट अलग होता है। हमने कहा हाँ एसेट अलग हो सकता है। तो कहा तब किराया अलग अलग करके बताओ। तुम किराएदार को बताते हो कि नहीं उससे मतलब नहीं है। एसेट अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, एसेट मकान से अलग हो सकता है, टीवी और मकान अलग अलग हो सकता है, प्रैक्टिकली अलग अलग हो सकता है। ये कौन सा नाटक है, टीवी मकान के साथ बिकने का कोई कॉम्बिनेशन चल रहा है क्या देश में? नहीं, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं चल रहा है, ये तो हमने चिपका दिया, जबरदस्ती वाली बात है। ठीक है, अलग हो सकता है, हाँ हो सकता है। इनकम टैक्स कह रहा है तो अगर एसेट HP से अलग हो सकता है तो किराया अलग करके बताओ हमें। किराएदार को मर्जी बताओ मत बताओ, हमें बताओ। तो मैंने इनकम टैक्स को बताया कि देखो 24,000 रुपया मकान का, 1,000 रुपया टीवी का। इनकम टैक्स कहता है मकान वाला HP की इनकम है और टीवी की इनकम अदर सोर्सेस की है। लेकिन अब यहां पे एक बात और लिखी हुई है, और PGBP। अब इसका क्या मतलब है? मान लीजिए मेरा यही धंधा ही है। अच्छा पहले तो छोड़ो ये सब बात, ये बताओ मेरा धंधा है किराए पे मकान देना, एक हाउस प्रॉपर्टी हम किराए पे देते हैं, यही मेरा धंधा है। मेरी इनकम कौन सी है? हाउस प्रॉपर्टी की। ये दूसरी क्लास में तुम पढ़े थे कि अगर आपका धंधा किराए पे मकान देना है ना तो भी आपकी इनकम हाउस प्रॉपर्टी की है। एक कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है जिसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट क्लॉज में यही लिखा हुआ है कि द कंपनी विल रेंट आउट प्रॉपर्टी, देन ऑल्सो द इनकम इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। वो बिजनेस की इनकम नहीं होती, क्योंकि जब भी एक स्पेसिफिक हेड होता है उस इनकम को टैक्सेबल बनाने के लिए तो वो उसी हेड में टैक्सेबल होती है। बस आपने दो ही एक्सेप्शन पढ़ा था इसका। पहला एक्सेप्शन क्या था? पहला एक्सेप्शन था कि अगर आपको किराए पे मकान देना आपके बिजनेस चलाने के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें अपने सर्वेंट क्वार्टर वाला एग्जांपल सीखा था। धंधा चलाने के लिए बहुत जरूरी था किराएदारी करना, किराए पे मकान देना। दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टी के साथ सर्विसेज दे रहे हैं, जो आज सीख रहे हैं कंपोजिट रेंट वाली बात। चलिए अब वापस से बात कर रहे हैं जो हम कर रहे थे आपसे, कि अगर आपका धंधा ही किराए पे मकान देना है, लेकिन कैसे? आप मकान विद टीवी देते हो, मतलब पूरे शहर में आप फेमस हो, पता है कोई भी आपको दिखता है कहता है ये देखो मकान विद टीवी वाले जा रहे हैं। हाँ, आप किराए पे मकान देते हो विद टीवी, यही आपका धंधा है। आप मकान लेते हो, टीवी लगाते हो, किराए पे दे देते हो, फिर मकान लोगे टीवी लगाओगे। पता नहीं कौन नुस्खा है, कोई पंडित जी बताए होंगे आपको कि टीवी लगा के किराए पे देना मकान। ठीक है, तो आप मकान विद टीवी यही काम कर रहे हो, तो फिर इनकम टैक्स क्या कहता है? कहता है मकान का किराया तो HP की इनकम है, लेकिन टीवी से जो आ रहा है वो PGBP की इनकम है, बिजनेस की इनकम है। कोई एक आध मकान मेरा खाली पड़ा था, जैसे मैंने एक सिचुएशन ली कि मेरा पुराना मकान मैं नए मकान में शिफ्ट हो गया, इस वजह से मकान विद टीवी किराए पे दिया, तो फिर इनकम टैक्स कहता है भाई मकान का तो HP है लेकिन टीवी का अदर सोर्सेस है। ठीक है ये बात। चलिए नॉन सेपरेबल। अब ये नॉन सेपरेबल वाला क्या है? अच्छा, अब जब मैंने लेक्चर हॉल का किराया उसको बताया ना 1.5 लाख रुपया, तो मैंने स्प्लिट भी कर दिया।
मैंने कहा कि भाई मैं किराया 1.5 लाख रुपया क्यों ले रहा हूँ, आइए मैं आपको बताता हूँ। मैं कैमरे का 5,000 रुपया, प्रोजेक्टर का 5,000 रुपया, कंप्यूटर का 4,000 रुपया, स्पीकर का इतना है, ये देखिए ये मिला के हो गया 1.5 लाख रुपया। और प्रॉपर्टी भी तो है, हॉल भी तो है, खाली हॉल है, इसका 50,000 रुपया, ये ऐसे ऐसे करके ये 1.5 लाख रुपया बन गया। इसलिए मैं आपसे 1.5 लाख रुपया ले रहा हूँ। मैंने उसको बता दिया, ये एक्सप्लेन कर दिया 1.5 लाख रुपया। एक बात बताइए, मैंने अलग अलग बता दिया, इसका मतलब ये सेपरेबल हो गया कि नहीं? स्टिल ये सेपरेबल नहीं हुआ है। अरे वो तो मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूं कि भाई मैं 1.5 लाख रुपया क्यों चार्ज कर रहा हूं, उसके कह देने से निकाल थोड़ी ना दूंगा। वो कहेगा नहीं ये काम करिए भाई साहब, मुझे ना एसी नहीं लेना है, तो क्या मैं एसी अनइंस्टॉल करा दूंगा क्या वहां से निकाल के? ठीक है, ये सब अनइंस्टॉल कर दूंगा क्या? उसकी चॉइस के हिसाब से अब चलेगा क्या मेरा? शायद अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो आप सोचिए, आप शादी के लिए बैंक्वेट हॉल देखने के लिए गए हो और सामने वाले से कह रहे हो एक काम करो झूमर हटा दो यहाँ का, ठीक है, एसी 12 लगी हुई है, इतना ठंडी की जरूरत नहीं है हमको, एक काम करो गर्मी का मौसम है, वैसे सर्दी का मौसम है, एसी हटवा दो सब। अरे वो तो जस्टिफिकेशन के लिए बताता है यार कि मेरा एरिया इतना एरिया है तो हॉल का इतना पैसा हो गया, ये डेकोरेशन में हमारा लगा है, ये इसका लगा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप सब हटवा दोगे, राइट। तो लेक्चर हॉल में मैंने तो किराया सेपरेट बताया, सेपरेट बताऊं चाहे मैं 1.5 लाख रुपए इकट्ठा बताऊं, चाहे मैं ये ब्रेक करके बताऊं, ठीक है, ये ब्रेक करके बताऊं, चाहे 1.5 लाख रुपए इकट्ठा बताऊं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। दिमाग में एक बात बैठा लीजिए, जो बच्चे हमेशा गलती करते हैं, ठीक है, और इसी बात पे मैं फोकस कर रहा हूं कि किराएदारी कैसे बोली जा रही है, किराया अलग अलग बोला जा रहा है कि एक साथ बोला जा रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। फर्क पड़ता है कि जो एसेट हाउस प्रॉपर्टी के साथ अटैच्ड है वो अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और पूरा गेम यहीं पे बिगड़ जाता है जब बच्चे एग्जाम में ये बात समझते नहीं है, वो एकदम उल्टा करने की कोशिश करता है। ये नॉन सेपरेबल वाला केस है लेक्चर हॉल का, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पूरा सेपरेट करके किराया दे देगा, तो आपको लगेगा अलग अलग किराया है, सेपरेबल है। ये नहीं भाई, वो तो जस्टिफिकेशन, आपको कॉमन सेंस लगाना है, एसेट हटेगी कि नहीं हटेगी, ठीक है, एसेट नहीं हटेगी तो दिस इज द केस ऑफ नॉन सेपरेबल। नॉन सेपरेबल में अब क्या कह रहा है लॉ, कह रहा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है पूरा पूरा। अरे जब अलग अलग हो ही नहीं सकता तो फिर किराया भी सरकार कहती है अलग अलग मत बताओ। देखो सरकार क्या कहती है, मतलब इनकम टैक्स क्या कहता है, कहता है तुम्हारा एसेट अलग हो सकता है, तुमको अलग अलग करके किराया बताओ, ठीक है। तुम कहते हो कि एसेट अलग नहीं हो सकता है तो कहती है फिर किराया भी एक साथ ही बताओ, 1.5 लाख रुपया। अगर 1.5 लाख रुपए पूरा इकट्ठा किराया है और फिर मकान का एसेट का अलग अलग नहीं है तो 1.5 लाख रुपए पूरा ही अदर सोर्सेस है फिर। और अगर यही आपका धंधा है, शहर में हम सैकड़ों लेक्चर हॉल बना के किराए पे दे रहे हैं, देन इट इज माई पीजीबीपी इनकम। अदर सोर्सेस कब हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मेरा लेक्चर हॉल खाली है 2 महीने के लिए, ठीक है, और उसमें कोई रिकॉर्डिंग अभी होनी नहीं है, हम 2 महीने के लिए घूमने जा रहे हैं, हॉलीडे, अब मजा करेंगे, तो हमने कहा कि पीछे से लेक्चर हॉल किराए पे चढ़ा देते हैं, कम से कम 1.5 लाख रुपया महीना, 2 महीने का 3 लाख रुपया तो आएगा ना, ठीक है, तो मेरे ट्रिप की कॉस्ट भी निकल जाएगी। तो मैंने किराए पे चढ़ा दिया, तो अब ये जो इनकम आएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। लेकिन यही मेरा धंधा बन जाए, हम शहर में सैकड़ों लेक्चर हॉल बना दिए और अब किराया आ रहा है, तो ये कौन सी इनकम है, पीजीबीपी की, ठीक है। बहुत क्लियर कट बात है। सरकार हमसे क्या कह रही है, कह रही है एसेट अलग कर सकते हो, किराया अलग कर दो, और किराया अलग करने के बाद मकान का एचपी कह दो, और बाकी जो आ रहा है वो अदर सोर्सेज होगा या पीजीबीपी। कह रही है अगर एसेट अलग नहीं हो सकता है तो किराया अलग मत करो, पूरा का पूरा अदर सोर्सेज या पूरा का पूरा पीजीबीपी, पूरा का पूरा अदर सोर्सेज या पीजीबीपी, फिर एचपी आएगी ही निकाली, क्योंकि अगर किराया एसेट अलग नहीं हो सकता तो किराया अलग नहीं करना है। डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने तो किराएदार को अलग अलग बताया, फर्क नहीं पड़ता भाई, क्योंकि हम किराएदार को अलग अलग बताएंगे, दूसरा बंदा किराएदार को अलग अलग नहीं बताएगा, तो क्या दोनों के लिए अलग अलग कानून हो जाएगा क्या इनकम टैक्स में? नहीं, इनकम टैक्स का कानून मेरी प्लानिंग के हिसाब से थोड़ी ना चलता है, राइट। चलिए अब आगे आते हैं, अगर हाउस प्रॉपर्टी के साथ सर्विसेज अटैच्ड है तो 2 चीजें होती है, हाउस प्रॉपर्टी के साथ एसेट अटैच्ड हो तो भी कंपोजिट रेंट है, या हाउस प्रॉपर्टी के साथ सर्विसेज अटैच्ड है तो भी कंपोजिट रेंट है। अब ये सर्विसेज आप कैसे देते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप ये सर्विसेज कैसे दे रहे हो,
आप ये सर्विसेज ऑर्गेनाइज्ड तरीके से दे रहे हो या अनऑर्गेनाइज्ड? अब ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइज का मतलब होता है एज एन बिजनेस। जब कोई भी चीज आप बिजनेस की तरह करते हो ना तो बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से होता है। अनऑर्गेनाइज किसे कहते हैं? नॉट एज एन बिजनेस, दे तो रहे हैं सर्विस बट नॉट एज एन बिजनेस। ठीक है, जैसे जब लॉकडाउन हुआ था ना कोविड के टाइम में, तो भाई बाल कटवाने तो बाहर जा नहीं पाते थे। ठीक है, तो इधर उधर से साइड वाइड से बाल ज़्यादा कान वान के ऊपर गिरने लग जाते थे, तो घर पे वाइफ को ही कहते थे कि काट दो। ठीक है, तो क्या मुझे हेयर कटिंग सर्विस मिल गई? हाँ, हेयर कटिंग सर्विस तो मिल गई, बट वॉज इट एन ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज? वो अनऑर्गेनाइज था, बिकॉज दिस इज नॉट बीइंग गिवन एज एन बिजनेस। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं सैलून जाता हूँ, वहाँ पे बाल कटवाता हूँ, तो आई गेट हेयर कटिंग सर्विसेज एज एन ऑर्गेनाइज सर्विस, आई गेट ऑर्गेनाइज्ड सर्विस because that is being done as an business. I'm not talking about the quality of service. क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरी बीवी ने बड़ा अच्छा बाल काटा? Quite possible. I'm not talking about the quality of service. I'm talking about whether it is being given as a business or not. ठीक है, if one service is being given as a business, तो उसे कहा जाता है organized. When you do not give it as a business, it is unorganized. ठीक है, बिजनेस का मतलब क्या होता है फिर सर? बिजनेस का मतलब होता है बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से वो दिया जाता है। ठीक है, हर चीज का सिस्टम डिफाइंड होता है, कई सारे लोगों को वो दिया जा रहा है, ये सब फीचर होता है, तो हम समझ जाते हैं कि दिस इज बिजनेस। ठीक है, अब सर्विसेज की बात करते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं मॉल का। एक बंदा मॉल में दुकान लेने जाता है। ठीक है, मैं ही हूं मॉल का ओनर। ठीक है, तो मालूम है कि नहीं आपको, एक मॉल है राज मॉल, मैं उसका ओनर हूँ, मैं मालिक हूँ। और वहीं पे एक बंदा आता है दुकान लेने के लिए मॉल में। ठीक है, तो मुझसे पूछता है किराया कितना है भाई साहब इस दुकान का? छोटी सी दुकान थी, मैंने बताया किराया इसका 1,20,000 रुपये है। उछल जाता है एकदम, कहता है 1,20,000 क्यों? मैंने कहा भाई साहब क्या बाहर सड़क वाली दुकान से कंपेयर कर रहे हो क्या? जब मॉल में जब तुम आओगे तो तुम्हें क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, साथ सिर्फ तुमको वो दुकान थोड़ी ना मिल रही है, सिर्फ वो शॉप थोड़ी ना मिल रहा है, उस शॉप के साथ साथ हम तुमको क्या क्या दे रहे हैं? लिफ्ट की सर्विस दे रहे हैं, तुम्हारा कस्टमर भी तो लिफ्ट से आएगा। ठीक है, एस्केलेटर की सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सेंट्रलाइज्ड एसी दे रहे हैं। ठीक है, पावर बैकअप दे रहे हैं, लाइट वाइट कटेगी तो जनरेटर चलेगा, तुम्हारा भी लाइट चलेगा, पावर बैकअप दे रहे हैं। और क्या दे रहे हैं? सिक्योरिटी चेक दे रहे हैं, सिक्योरिटी लगी हुई है बाहर, तुम्हारा भी कस्टमर जब एंटर करेगा तो उसको भी चेक करके सिक्योरिटी वाला भेजेगा अंदर। ये इतनी सारी चीज़ें और भी मैंने चीज़ें गिनाई, क्या इन सब के लिए किराया ले रहे हैं। अच्छा, ये काल्पनिक कहानी है, मेरा कोई मॉल नहीं है। ठीक है, फिलहाल के लिए मान लीजिए, तो मैंने उसे ये सब बताया। ठीक है, तो ये सारी सर्विसेज जो हम दे रहे हैं, क्या ये बिजनेस नेचर की सर्विसेज हैं? जरा सोच के बताइए, क्या ये बिजनेस नेचर की सर्विसेज हैं? आंसर इज यस। और बिजनेस नेचर की सर्विसेज में एक खास बात होती है, हालांकि यहाँ लॉ नहीं कहता, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हम यहाँ पे भी वो बात सेपरेबल नॉन सेपरेबल कह सकते हैं। जब बिजनेस की तरह आप सर्विस देते हैं तो वो नॉन सेपरेबल होती है, वो नॉन सेपरेबल होती है। ध्यान दीजिएगा, लॉ ये बात नहीं कह रहा है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आप अपने दिमाग में ये बात रख सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बस ये बात बोल रहा हूं। ठीक है, लड़ाई नहीं करना नॉन सेपरेबल और सेपरेबल पे मेरे से। अगर बिजनेस की तरह कोई सर्विस होती है ना तो वो नॉन सेपरेबल होती है। पता है क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? उसने कहा अच्छा भाई साहब ये तरीका इस वजह से आप इतना ज्यादा ले रहे हैं क्या? तो कहा कि एक काम करिए, मुझे ना एस्केलेटर और लिफ्ट की सर्विस नहीं चाहिए, मेरी फर्स्ट फ्लोर पे दुकान रहेगी, मैं ना दुकान पे से एक रस्सी गिरा दूंगा, मेरा कोई भी कस्टमर आएगा तो मैं उसको कहूंगा रस्सी पकड़ लो, मैं खींच दूंगा उसको ऊपर। तुम्हारा लिफ्ट एस्केलेटर यूज नहीं करेगा, एकदम पक्की गारंटी है, मेरा कोई भी कस्टमर यूज नहीं करेगा, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसका पैसा घटाओ भाई। सेंट्रलाइज्ड एसी कह रहा है कि पूरे मॉल में एसी रहेगी। कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जब भी मेरा कस्टमर आएगा तो हम उसको कहेंगे कि तुम अपना मुंह बंद करके आना, एसी की हवा तुम्हारे मुंह में नहीं घुसनी चाहिए, कान में बंद करके आना, कहीं से भी एसी की हवा मत लेना इस मॉल की। ठीक है, तो हम लोग सेंट्रलाइज्ड एसी का हवा नहीं लेंगे।
और तुम्हारी मेरी दुकान की तरफ जितनी हवा आ रही है उसका मुंह मोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हवा इधर ना आए। ठीक है, सिक्योरिटी वाले को तो हम कह ही देंगे कि मेरे दुकान पे कोई भी कस्टमर आएगा तो उसको बिना सिक्योरिटी चेक के अंदर भेज देना। क्या ये पॉसिबल है? मॉल वाला कह रहा है कि अच्छा, दुकान वाला कह रहा है कि मेरा कस्टमर जो भी आए उसका चेकिंग मत करना, उसकी सिक्योरिटी चेक की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट आने दो। अरे नहीं हो सकता भाई साहब, ये सर्विस अलग नहीं हो सकती है। राइट, व्हेन द प्रॉपर्टी इज गिवन विथ सर्टेन सर्विसेज, दैट सर्विसेज कैनॉट बी डिटैच्ड। ठीक है, तो दो सर्विसेज आर बेसिकली द सर्विसेज एज इन बिजनेस। देखिए, लेकिन आप इसके बेसिस पे क्लासिफाई नहीं करेंगे, प्लीज आई एम टेलिंग यू। बस ये मैंने आपके दिमाग में एक बार डालने की कोशिश की। अगेन वापस से मेरी बात पे आ जाइए, जो मैं कहना चाहता था कि क्या ये बिजनेस की तरह दिया जा रहा है? क्या मॉल में जो सर्विस दी जा रही है, इज इट एंड बिजनेस नेचर? आंसर इज यस। नाउ लेट्स टॉक ऑफ सम अदर सर्विसेज विच इज अनऑर्गेनाइज्ड। देखिए, मेरा एक पुराना घर है, ठीक है, अब मैंने क्या किया है, एक नया घर बनवा लिया है, लेकिन ये घर थोड़ा दूर है, ये अलग एरिया में है, ये अलग एरिया में है। ये न्यू हाउस प्रॉपर्टी है मेरी, ये ओल्ड वाली हाउस प्रॉपर्टी है। पता है, यहाँ पे एक गार्ड है इस घर में, ठीक है, जो पिछले 30 सालों से काम कर रहा है। ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 30 ईयर्स। मैं नहीं चाहता ये गार्ड को छोड़ना। भाई 30 साल से हमारे यहाँ कोई आदमी काम कर रहा है, क्या मैं उसको छोड़ना चाहूँगा? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा कि भाई तुमको यहाँ अब आके काम करना होगा इस वाले नए मकान में। कहता है साहब, छोड़ना तो मैं भी आपको नहीं चाहता, लेकिन इस मकान तक मैं नहीं आ सकता रोज, क्योंकि मेरा घर देखो, उसका घर यहीं पे बगल में ही है। ठीक है, कहता है कि यहाँ से तो मैं 10 मिनट में चला आता हूँ यहाँ पे, यहाँ आने के लिए ही मुझे पता है कितने लगेंगे, 2 घंटे। यहाँ तो 10 मिनट लगते थे, मैं रोज के 2 घंटे आने में जाने में मैं नहीं लगा सकता, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं काम कर पाऊँगा। भाई ठीक बात है, ये भी कुछ गलत नहीं कह रहा है। तो मैंने सोचा कि इस मकान को जब मैं किराए पे दूंगा ना, तो इस गार्ड के साथ ही दूंगा, मतलब मकान प्लस गार्ड, ताकि उसकी नौकरी ना जाए। मैंने ये सोचा कि अब इस मकान को जिसको भी किराए पे दूंगा, कहूंगा गार्ड तो यही रहेगा। अब मैं उससे किराया लूंगा इकट्ठा 30,000 रुपया। किराएदार ने पूछा भी, भाई किराया कितना? मैंने कहा 30,000 रुपया, मकान और गार्ड मिलेगा। उसने कहा गार्ड का आप मुझको अलग से बताइए, ताकि मुझे गार्ड लेना है कि नहीं मैं डिसाइड करूं। मैंने कहा तुम नहीं होते डिसाइड करने वाले, गार्ड मकान दोनों मिलेगा 30,000 रुपये में। लेना है तो हाँ, नहीं तो ना, जाओ। अब मैंने एक सर्विस दी है उसको। अब जो भी मकान लेगा उसको एक सर्विस मिल रही है, पता है क्या? सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी सर्विस मिल रही है कि नहीं? क्योंकि गार्ड को उसको पैसा नहीं देना है, गार्ड को पैसा मैं दूंगा। मैंने इकट्ठा डिसाइड किया है कि आई विल टेक 30,000 रुपीज फॉर दिस हाउस प्रॉपर्टी एज रेंट along with the security service. तो नाउ आई एम गिविंग दिस सर्विस। इज इट अ बिजनेस नेचर? ऑर्गेनाइज तरीके से दे रहे हैं, नहीं कोई सिस्टमैटिक थोड़ी ना, ये कोई बिजनेस थोड़ी ना है। दिस इज हाई अनऑर्गेनाइज्ड। ये तो स्पेसिफिक मकान तो दे दिया, कोई हम सिक्योरिटी सर्विस वगैरह बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से देते हैं, ये काम करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये कहलाएगा अनऑर्गेनाइज्ड। तो ये कौन सा हो गया? इसमें एग्जाम्पल हो गया मॉल। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी प्लस सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, अब लॉ क्या कहता है देख लीजिए। अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से करते हो, यानी मॉल वाला जो एग्जांपल लिया था, तो पीजीबीपी की इनकम है। अगर आप नॉट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो मैंने उसको किराया कितना बताया? 30,000 रुपया। ठीक है, मैंने उसको किराया बताया 30,000 रुपया। देखिए, यहाँ पे मैंने एक फीचर बताया था कि ये ऑर्गेनाइज वाला ना नॉन सेपरेबल होता है, सर्विस अलग नहीं हो सकती है, क्योंकि बिजनेस की तरह दे रहे हैं ना। क्या यहाँ सर्विस अलग हो सकती है? यहाँ सर्विस अलग हो सकती है, सेपरेबल है। एक बात बताइए, तो हमने जबरदस्ती गार्ड को चिपका दिए उस मकान के साथ, क्या हम बिना गार्ड के भी मकान दे सकते हैं कि नहीं? दे सकते हैं। लेकिन क्या मॉल बिना गार्ड के दे सकते हैं? सिक्योरिटी नहीं लगाएंगे हम। उसके कहने से एक दुकानदार कह रहा है कि नहीं सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए, तो हटा देंगे क्या? अरे नहीं भाई, तुम्हारे कहने से क्या होता है? तुम्हारे कहने से लिफ्ट हटा देंगे, एस्केलेटर हटा देंगे क्या? नहीं हो सकता, वो सर्विस रहेगी ही रहेगी भाई साहब। लेकिन ये गार्ड हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है। मेरे पुराने मकान वाला गार्ड हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज्ड में
सरकार हमसे ये कहती है प्रॉपर्टी का कितना है, सर्विस का कितना है, अलग अलग बताओ। हम उसको नहीं बता रहे थे। अब हमसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ रहा है, बताओ भाई 30,000 का अलग अलग कितना है। तब तो हम तोता की तरह तुरंत बोलते हैं, कहते हैं हाँ साहब 20,000 रुपया हाउस प्रॉपर्टी का है और 10,000 रुपया किसका है, ये गार्ड का है। तो फिर इनकम टैक्स वाला कहता है अच्छा ठीक है बेटा, तो ये एचपी वाला एचपी की इनकम हो गई और ये गार्ड वाला आईयूएस की इनकम हो गई। अब याद रहेगा सारा, याद रहेगा सारा। 4 चीजें आपने पढ़ ली, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, 4 चीजें पढ़ ली। पहला पढ़ा आपने एचपी प्लस एसेट, ठीक है, और दूसरा पढ़ा आपने एचपी प्लस सर्विसेज। एचपी प्लस एसेट में क्या पढ़ा, फेविकोल का मजबूत जोड़ टूटेगा नहीं, मतलब कि नॉन सेपरेबल की सेपरेबल। अगर नॉन सेपरेबल है तो अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। इनकम टैक्स खुद कहता है पूरी इनकम पीजीबीपी या पूरी इनकम आईयूएस। अगर वो सेपरेबल है तो इनकम टैक्स कहता है 2 इनकम हो जाएगी, मकान वाली एचपी हो जाएगी और बाकी जो टीवी वाला केस था मेरा वो पीजीबीपी हो जाएगा या आईयूएस हो जाएगा। एचपी प्लस सर्विसेज, तो ये ऑर्गेनाइज्ड है कि अनऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में क्या होगा, पूरी इनकम पीजीबीपी की है, और अगर अनऑर्गेनाइज्ड है तो कहता है कि भाई अलग अलग कर दें। अनऑर्गेनाइज्ड है, हम आपको एग्जाम्पल के लिए बोलते हैं, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है नॉन सेपरेबल, और अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है सेपरेबल। ठीक है, अगर सेपरेबल है तो सेपरेट कर दीजिए। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो जाएगी मकान वाली, और जो सर्विसेज वाली इनकम है वो आएगी अदर सोर्सेज में। तो ये एकदम रट लीजिए, एकदम रट लीजिए, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, किराया अलग अलग होता है कि नहीं, उससे सेपरेबल नॉन सेपरेबल मत बोलिएगा। ठीक है, एसेट अलग अलग होता है कि नहीं, उससे सेपरेबल नॉन सेपरेबल बोलिएगा। ठीक है, यहां नॉन सेपरेबल सेपरेबल पे फोकस कीजिएगा, यहां ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड पे फोकस कीजिएगा। ठीक है, जैसे कभी कभी दिमाग नहीं चलता है ना, तो ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड के साथ आपको हेल्प करने के लिए हमने ये वर्ड यूज कर दिया है, सेपरेबल नॉन सेपरेबल। हालांकि इसके बेसिस पे आप क्लासीफाई मत कीजिएगा, क्लासीफाई ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड पे कीजिएगा, बाद में इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये बात हमेशा सत्य होगी ऐसा जरूरी नहीं है सर्विस के केस में। ठीक है, इसलिए इसीलिए फोकस करना है जो लॉ में लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, चलिए आपने अगर ये सीख ही लिया है तो एक क्वेश्चन करते हैं। पहले तो जब भी कंपोजिट रेंट आएगा तो आपको डिवाइड करना होगा कि कौन सी कैटेगरी वाला है। ठीक है, अभी के लिए हम इसको 1, 2, 3 और 4 कैटेगरी बोल दे रहे हैं। आप भी हमको बताएंगे ये कौन सी कैटेगरी का केस है। नीचे मिस्टर एक्स जो है एज 36 ईयर्स ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट कैलीकट विच इज लेट आउट फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, द पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज फॉलोज। मिस्टर एक्स के पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जिसको उसने किराए पे दिया हुआ है, एक ही प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसको उसने किराए पे दिया हुआ है। रेंट ऑफ द हाउस एंड अमाउंट चार्ज फॉर डिफरेंट एमिनिटीज। डिफरेंट एमिनिटीज, एमिनिटीज का मतलब क्या होता है, सर्विसेज। उस मकान में का किराया और डिफरेंट सर्विसेज के लिए 1,92,000 चार्ज किया जाता है। कौन सी कैटेगरी में आएगा? सबसे पहली बात तो ये मकान प्लस सर्विसेज है। ठीक है, तो एसेट वाली कैटेगरी में नहीं है, ये सर्विस वाली कैटेगरी में है। अब ऑर्गेनाइज में आएगा अनऑर्गेनाइज में आएगा, कैसे पकड़ेंगे हम? उसने बोला एक मकान है कैलीकट में जिसको वो एमिनिटीज के साथ दे रहा है। ठीक है, एक मकान है जिसको वो एमिनिटीज के साथ दे रहा है, तो मतलब एक घर है मेरा। ठीक है, हैज अ हाउस प्रॉपर्टी कैलीकट, उसको रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किराए पे भी दिए हैं। एक मकान किसी को रहने के लिए घर पे दिए हैं। बिजनेस नेचर का काम है क्या? नहीं भाई साहब, कोई मॉल थोड़ी ना है, कोई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना है, या रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी कोई यूज हो बड़ा सारा, उसमें चीज़ें हम करके किराए वराए पे देते हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सा समझ में आ रहा है, अनऑर्गेनाइज्ड ये काम है। एक हाउस है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किसी को दिए हैं, हालांकि उसमें कुछ सर्विसेज देते हैं। जैसे हमने बताया था, पुराने मकान के साथ गार्ड लगा दिए थे,
तो बिल्कुल वैसा ही है। तो ये है HP प्लस सर्विसेज, HP प्लस सर्विसेज, और सर्विस कौन से केस हो गया HP प्लस सर्विसेज का? अनऑर्गेनाइज्ड। एम आई क्लियर टू एवरीवन? 1 लाख, अच्छा, अगर अनऑर्गेनाइज होता है तो आपको मकान का अलग करना पड़ेगा, सर्विसेज का अलग करना पड़ेगा। मकान का कहलाएगा HP इनकम और सर्विसेज का कहलाएगा IUS। तो 1,92,000 रुपये किराया लिया जा रहा है, विच इंक्लूड्स चार्जेस फॉर डिफरेंट एम्यूनिटीज़। ठीक है, 1,92,000 के अंदर ही डिफरेंट एम्यूनिटीज़ का चार्ज लिया जा रहा है। वाटर चार्ज 16,000, हम वाटर चार्ज लेते हैं 16,000। ठीक है, तो वाटर चार्ज क्यों ले रहे होंगे? हमको लगता है कि वाटर पंप वगैरह बैठा रखे हैं, हम उसकी मेंटेनेंस वगैरह का ध्यान देते होंगे। ठीक है, और सरकारी नल वगैरह का जो पानी आता है उसका भी चार्ज हम ही भर देते होंगे। मतलब हम बाकायदा उसको पूरी वाटर सर्विस दे रहे होंगे, जो हम मुझे महसूस हो रहा है। ठीक है, कि भाई सरकारी नल का पानी आ रहा है, उसका भी बिल हम भरते होंगे और उसको कहें कि तुम्हारा वाटर सर्विस एकदम क्लियर है, यहाँ से भी पानी लो, और हमने एक पंप वगैरह भी लगा रखा है जिससे बोरिंग के जरिए भी पानी आ रहा होगा, उसकी भी मेंटेनेंस वगैरह हम ही करते होंगे। तो दैट इज कॉल्ड वाटर सर्विस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के नाम पे हम उससे ले रहे हैं 48,400 रुपया। तो हमको लगता है कि हम उसको पूरा कंप्लीट पावर बैकअप देते होंगे। बिजली बिल वगैरह तभी सर्विस कहा जाता है, नहीं तो सर्विस क्यों कहेंगे? सर्विस तब कहेंगे जब हमारा भी कुछ एडिशन है। तो इसका मतलब ये है कि जब बिजली विभाग की बिजली आ रही है तब भी आपकी लाइट जलती होगी, अदरवाइज भी पावर बैकअप आपको मिलता होगा। बिजली विभाग का बिल हम भरते होंगे। अगर इन्वर्टर पे लाइट दे रखे हैं तो इन्वर्टर की बैटरी का मेंटेनेंस वगैरह, बैटरी रिप्लेसमेंट वगैरह भी हम करते होंगे, या जनरेटर बैकअप दे रखे होंगे तो जनरेटर की रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह, उसमें डीजल पेट्रोल वगैरह डलवाना, ये सब हम करते होंगे। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम ले रहे हैं। फिर लिफ्ट चार्जेस ले रहे हैं क्योंकि हम लिफ्ट सर्विस दे रहे हैं। व्हाट इज दिस लिफ्ट सर्विस? लिफ्ट सर्विस का मतलब क्या हुआ कि लिफ्ट की जो मेंटेनेंस वगैरह है उसका खर्चा हम पूरा बियर करते हैं। ठीक है, और पहले के ज़माने में क्या होता था, आजकल तो पता नहीं आपने देखा है कि नहीं वैसा, कि चैनल वाली लिफ्ट होती थी। चैनल वाला खर्र करके खोलो, खर्र करके बंद करो, और लिफ्ट में एक लिफ्टमैन होता था और उसी का काम होता था खोलना बंद करना, खोलना बंद करना बार बार। नहीं तो हम 5वें फ्लोर पे उतरेंगे और उसके बाद बंद तो करेंगे नहीं, खोल के अंदर तो जाएंगे लिफ्ट में, लेकिन जब उतरेंगे तो हो सकता है बंद ही ना करे। तो एक लिफ्टमैन होता था। ठीक है, तो बाकायदा वो खोलना बंद करना यही काम वो करता रहता था। तो हो सकता है कि हम लिफ्ट में एक लिफ्टमैन भी दे रखे, क्वाइट पॉसिबल हो सकता है ना भी दे रखे हो। तो लिफ्ट सर्विस का मतलब क्या क्या होता है हम वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लिफ्ट की मेंटेनेंस वगैरह हम बियर कर रहे होंगे, लिफ्टमैन बैठा होगा तो उसकी तनख्वाह हम दे रहे होंगे। दिस इज व्हाट आई कुड हैव बीन डूइंग। सिक्योरिटी चार्जेस का मतलब क्या हुआ, गार्ड वगैरह लगा रखे हैं और उसको तनख्वाह हम देते हैं और हम उससे चार्जेस ले रहे हैं। तो आउट ऑफ 1,92,000 आई एम प्रोवाइडिंग डिफरेंट सर्विसेज, एंड उन डिफरेंट सर्विसेज का जो हम पैसा ले रहे हैं वो ये है 16,000, 48,400, 24,000 रुपये एंड 22,000 रुपया। तो जो सर्विसेज का हम पैसा ले रहे हैं वो सारा का सारा कहाँ जाएगा? IUS में, और जो हाउस प्रॉपर्टी का हम किराया ले रहे हैं वो HP में जाएगा। तो इसे स्प्लिट करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम अभी सॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन लिखते जा रहे हैं। व्हाट आई एम डूइंग, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन को बच्चों। इलस्ट्रेशन 13 हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन को ही रीराइट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपके क्वेश्चन में बताता है कंपोजिट रेंट कितना है, बताता है 1,92,000। अब हमें क्या करना है, इसको 2 टुकड़े करने हैं। HP में कितना, IUS में कितना। ठीक है, IUS वाला लिख लेते हैं तो HP में से माइनस कर लेंगे। इसमें है हमारा क्या क्या, वाटर चार्जेस 24,000, फिर था इलेक्ट्रिसिटी का 48,400, फिर लिफ्ट चार्जेस था 24,000, और सिक्योरिटी था 22,000। जोड़ लो इसको, 24,000 वाटर चार्जेस, अरे यार गलत लिख दिए, वाटर चार्जेस 16,000 है। वाटर चार्जेस 16,000, इलेक्ट्रिसिटी 48,400,
लिफ्ट का 24,000 और सिक्योरिटी का 22,000। अब ठीक है, 16,000 प्लस 16,000 प्लस 48,400 प्लस 24,000 प्लस 22,000, 1,10,400, 1,10,400। तो HP का क्या आ जाएगा, यानी कि जिसको हम एनुअल रेंट बोलते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1,92,000 रुपया किराया था ना साल भर का, माइनस 1,10,400 सर्विसेज का है। तो जो किराया मिला है HP का वो कितना मिला है, 81,600। अच्छा, अगर हम किराएदार को ये अलग अलग न भी बताएं, हो सकता है हम किराएदार को ये अलग अलग नहीं बता रहे हैं वाटर का कितना, इलेक्ट्रिसिटी, लिफ्ट, सिक्योरिटी, तो भी क्या इनकम टैक्स में बताना पड़ेगा? आंसर इज यस। ठीक है, अगर आपका सर्विसेज अनऑर्गेनाइज्ड है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है सेपरेट करो, HP वाला अलग टैक्सेबल होगा, बाकी IOS में टैक्सेबल होगा। तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बात अलग अलग बताई गई हो टेनेंट को, ठीक है, फिर भी हमें बताना पड़ेगा यहां पे। ठीक है, रेंट ऑफ 1 मंथ कुड नॉट बी कलेक्टेड, 1 महीने का किराया कलेक्ट नहीं हो पाया। 1 महीने का किराया कलेक्ट नहीं हो पाया का मतलब क्या है, अनरियलाइज रेंट या लॉस ड्यू टू वैकेंसी। हिंदी में बोलेंगे 1 महीने का किराया नहीं मिला। आप हमसे बोलते हो 1 महीने का किराया नहीं मिला, ठीक है, तो हम आपसे पूछेंगे कि किराएदार था कि नहीं, तुमने कहा किराएदार था ही नहीं, तो ये एक थप्पड़ मारेंगे तुमको। हम कहेंगे किराएदार था ही नहीं तो फिर किराया मिलेगा क्यों, तुम बोल रहे हो 1 महीने का किराया नहीं मिला हमको। अरे किराया नहीं मिला का मतलब था कि किराएदार था और नहीं दिया, राइट। तो व्हेन आई से कि 1 मंथ रेंट कुडंट बी कलेक्टेड, तो इसका मतलब था कि वो कलेक्ट होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, किराएदार था ही नहीं तो आप कहेंगे कि फिर तो ही ना, आप बोलेंगे 1 महीने का किराया कलेक्ट नहीं कर पाए हम, राइट। तो दिस इज अनरियलाइज्ड रेंट। किराया नहीं मिला का मतलब होता है अनरियलाइज्ड रेंट, ठीक है। कितना, 16,000 रुपया। तो जब 16,000 रुपया पूरा अनरियलाइज्ड रेंट HP वाला नहीं है, इस 16,000 के अंदर भी बाकी चीजें भी तो हैं। अरे भाई 1,92,000 हमारा सब मिला के ना था, 1,92,000 आगे 12 करो तो आएगा 16,000 रुपया, ठीक है। तो 1/12 पैसा दोनों तरफ से माइनस कर दो, यहां से भी अनरियलाइज हुआ 1/12 और यहां भी अनरियलाइज रेंट था 1/12 ऑफ 81,600। समझ में आई बात, 81,600 भागे 12, 6800 और 1,10,400 भागे 12, 9200। ठीक है, यहां तक क्लियर है। यानी कि नेट रिसिप्ट जो आपको हुई वो कितनी हुई, 1 लाख, अदर सोर्सेज में 1,10,400 माइनस 9200, 1,01,200। अच्छा, अब ये जो अनरियलाइज रेंट है इसके बारे में आगे अभी आप देखेंगे ना, कुछ नहीं बताया है। अनरियलाइज रेंट तभी घटाने को मिलता है जब 4 कंडीशन रूल 4 की सेटिस्फाई हो। वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है कुछ पता ही नहीं रहा है। यहां तो कुछ उसने बात ही नहीं की कि सेटिस्फाई हो रहा है रूल 4 की कंडीशन, तो आप क्या मानेंगे? तो आप हमेशा यही मानेंगे कि रूल 4 की चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट। एक बात बताइए, इनकम टैक्स क्या मान के चल रहा है कि रूल 4 की 4 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है कि नहीं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या मान के चल रहा है? वो तो यही मान के चल रहा है ना, इनकम टैक्स जो कानून बनाया ही इसलिए गया है जिसमें लिखा गया है कि रूल 4 की ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, मतलब ये मान के चला जा रहा है कि ये सेटिस्फाई हो सकती है, तभी तो लिखा गया है, राइट। तो यही मानना पड़ेगा। हमने बताया प्रैक्टिकली नहीं होता, लेकिन एग्जाम में थ्योरेटिकली मानना पड़ेगा। तो आप ये अनरियलाइज्ड रेंट घटा लेना ना। उसके बाद क्या है, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट।
म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय टेनेंट बोल रहा है, तो किराएदार अगर पे करता है तो उससे कोई मतलब नहीं है, वो घटाने को नहीं मिलता है, छोड़ दीजिए। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, इसकी मदद से क्या बन जाएगा, स्टेप नंबर 1 ऑफ जीएवी, ठीक है, राइट। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, ये यहाँ पे हम चाहें तो अगर हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं ना आपके लिए, इसलिए ये सब भी लिख देते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, कितना कितना कितना, 72,000, 76,000 और 78,000, ठीक है। एक्सपेंडिचर, रिपेयर मेड बाय टेनेंट, कोई मतलब है क्या, रिपेयर का खर्चा वो भी टेनेंट किया, अरे लैंडलॉर्ड भी करेगा तो भी मतलब नहीं है। 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन किस बात का मिलता है, ये इससे कोई मतलब नहीं है। इंश्योरेंस, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ पीजीबीपी पता है कैसे निकलता है इनकम, जो आता है वो रेवेन्यू होती है और जो खर्च लगता है वो एक्सपेंडिचर है, माइनस करने के बाद इनकम होती है। यानी जैसे यहाँ पे इसको रेवेन्यू कहा जाएगा, इसे इनकम नहीं कहा जाएगा। जितना पैसा आया ये रेवेन्यू है, इसमें से जितना खर्चा लगा इन सर्विसेज को देने के लिए वो घटाया जाएगा। बिल्कुल बिजनेस में पीजीबीपी की इनकम निकाली ऐसे जाती है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। वट एवर हैज कम इज नॉट इनकम, वट एवर इज कम इज रेवेन्यू, ठीक है। तो इन सर्विसेज का ध्यान दीजिएगा, इसके लिए अगर पैसा लगा होगा ना तो घटाया जाएगा। इसके लिए पैसा लगा है क्या रिपेयर का, नहीं, हम जो सर्विस दिए उसके लिए पैसा लगाओ, वाटर की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, लिफ्ट की वजह से या सिक्योरिटी की वजह से पैसा लगा होगा ना तो वो घटाने को मिलेगा। कलेक्शन चार्जेस एंड लिटिगेशन एक्सपेंसेस, कोई मतलब नहीं है। फिर क्या कहता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी वॉज कंप्लीटेड ऑन अक्टूबर 31, 2010। अच्छा, कंस्ट्रक्शन अब 1/4/99 के बाद का है, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 3/4 ही हैड क्लेम डिडक्शन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ 30,000। 3/4 में ना, आज से 20 साल पहले की बात कर रहा है, 30,000 रुपया उसने अनरियलाइज्ड रेंट घटाया था, ठीक है, अनरियलाइज्ड रेंट क्लेम किया था, ठीक है। आउट ऑफ विच 22,000 वॉज अलाउड एज डिडक्शन फॉर दैट ईयर, लेकिन उसको डिडक्ट करने के लिए 22,000 मिला। मतलब वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बोला 30,000 साहब घटाने दीजिए, अनरियलाइज्ड रेंट नहीं आया है 30,000, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला सिर्फ 22,000 घटाने को दिया। इसका मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ने कहा 8,000 रुपया आ जाएगा। अब अगर 8,000 रुपया आ जाए तो टैक्स लगेगा क्या, नहीं, क्योंकि 8,000 रुपये पे ऑलरेडी ज्यादा टैक्स दे रखा है। अगस्त 10, 2023 यानी कि प्रीवियस ईयर 23-24 में एक्स रिकवर्स 14,000 फ्रॉम द डिफॉल्टिंग टेनेंट। अगस्त 10, 2023 को 14,000 रुपये टेनेंट से आ जाता है, तो 8,000 पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। 8,000 माइनस कर दीजिए 14,000 में से, 6,000 रुपया अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी है, ठीक है। 30% घटा दीजिए, बैलेंस इनकम हो जाती है। एक्सपेंडिचर और रिकवरी ऑफ रेंट से भी कोई मतलब नहीं है। जितना पैसा आप खर्च करते हो रिकवर करने के लिए रेंट, उससे मतलब नहीं है। अगर ये रिकवर करने के लिए 14,000 रुपया, आपका 14 लाख रुपए भी लग जाता ना तो भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इस 14,000 रुपये में से सिर्फ 6,000 रुपये ही टैक्सेबल बन रहा है। रीज़न बीइंग 30,000 में 22,000 अलाउ हुआ था, तो 8,000 रुपया तो आपको 8,000 पे आप ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स दे रखे हो, तो 6,000 रुपया और माइनस 30%, 1,800, यानी 4,200 रुपया अनरियलाइज्ड रेंट का टैक्सेबल होगा। अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड, तो यहाँ पे हम आपको ये भी लिखा दे, अनरियलाइज्ड रेंट सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड के नाम पे लास्ट में जब पूरी इनकम कैलकुलेट हो जाती है ना तो ये जोड़ दिया जाता है, सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड इज इक्वल टू 4,200 टैक्सेबल होगा। यहाँ पे कुछ कर नहीं रहे हैं, क्वेश्चन ही रीराइट कर रहे हैं। फॉर प्रोवाइडिंग द डिफरेंट एमिनिटीज फॉलोइंग एक्सपेंसेस इंकर्ड, अच्छा एमिनिटीज़ के लिए ये खर्चा हुआ, तो एमिनिटीज़ के लिए जितना खर्चा हुआ वो अलाउ हो जाएगा, तो ये सारा खर्चा अलाउ हो जाएगा। वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लिफ्ट मेंटेनेंस, सैलरी ऑफ लिफ्टमैन, डेप्रिसिएशन ऑफ द लिफ्ट, सैलरी ऑफ द गार्ड, सब अलाउ हो जाएगा, क्योंकि ये सर्विस का रिस्पेक्ट में खर्चा है। तो जोड़ लो कितना खर्चा हुआ, ये 600 प्लस 38,800 प्लस 9,200, 12,000, 5,600, 36,000, 1,02,200, 1,02,200 रुपया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग घटाएंगे 1,02,200,
अच्छा, तो ये -1,000 रुपये हो गया, घाटा ही हो गया इसमें तो अदर सोर्सेज में IUS की इनकम। एज्यूमिंग बिजनेस की इनकम 4,00,000 है। अच्छा, PGBP की इनकम भी 4,00,000 है, GTI निकालनी है तो 3 इनकम ऐड करेंगे आप, HP की, PGBP की, HP, PGBP एंड IUS। ठीक है, क्या अब हम लोग तैयार हैं कंप्यूट करने के लिए? हाँ तैयार हैं सर। सॉल्यूशन, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, इसके अंदर हेडिंग देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, लिखेंगे स्टेप नंबर 1, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ फेयर रेंट का हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट कितना होगा? अब ये सारा इन्फॉर्मेशन ना हम खुद ही यहीं पे इकट्ठा कर दिए हैं, तो यहीं से देखिए म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में ज़्यादा हो गया 76,000, तो ये 76,000 रुपये। स्टेप नंबर 2, एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। तो हाउ मच इज़ द एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट? 81,600 माइनस 6800। $74,800। ठीक है, स्टेप नंबर 3, GAV हायर ऑफ स्टेप 1 और 2। 1 और 2 में जो ज़्यादा है तो 76,000 GAV हो गया। इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस। म्युनिसिपल टैक्सेस है ही नहीं, नील, तो ये हो गया 76,000। ठीक है, NAV, GAV लेस म्युनिसिपल टैक्सेस, NAV लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन at the rate of 30%, बाई 800। ठीक है, इंटरेस्ट की बात कहीं कही ही नहीं है, तो यही हो गया इनकम फ्रॉम HP। $53,200। ठीक है, 53,200। इसके बाद क्या होगा? सॉरी, अभी ये क्लोज नहीं होगा। फिर इसके बाद जो अभी ये इनकम फ्रॉम HP नहीं हुआ, अभी एक चीज़ हम भूल रहे थे, हमको अनरियलाइज एंड सब्सिक्वेंटली रियलाइज जोड़ना है, प्लस अनरियलाइज एंड सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड। ये कितना आया था मेरा, याद है कि भूल गए? ये रहा 4,200 रुपया, 4,200। ठीक है, तो अब आएगा इनकम फ्रॉम HP। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना? 57,400। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे PGBP। PGBP आ गया आपका 4,00,000 रुपया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और फिर आप लिखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इसके अंदर आप लिखेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू कितनी थी? 1,01,200। दिखा दे, ये देखो 1,01,200 और 1,02,200 एक्सपेंडिचर। ठीक है, लेस एक्सपेंडिचर 1,02,200, तो ये हो जाएगा -1,000। तब ये आ जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। कितना हो गया? 4,56,400। राइट, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं आपको कंपोजिट रेट का? तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन केस ऑफ कंपोजिट रेंट। जितने भी हम क्लास में इलस्ट्रेशन कराते हैं ना, आपको उसे तो बहुत अच्छे से कर लेना है। राइट,
तो जब भी चैप्टर खत्म होता है तो बहुत सारे इलस्ट्रेशन उसके बाद भी होते हैं, उनमें से भी हम कुछ कराते हैं जो बहुत ट्रिकी टाइप के, बहुत स्मार्ट क्वेश्चंस हैं, राइट। और रेस्ट तो आप खुद से देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगली क्लास में आएंगे तो आपके साथ कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मे बी इफ वी गेट टाइम तो विल ऑल्सो सॉल्व द MCQ इन द सेम क्लास, राइट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कौन से होंगे? जो सॉल्व्ड इलस्ट्रेशन बुक में आपके दिए हुए हैं वही क्वेश्चन हम आपके साथ सॉल्व करेंगे। सारी सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ लिमिटेड सॉल्व करेंगे, लेकिन स्मार्टेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, राइट। एक एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो पूरा कॉन्सेप्ट 10 क्वेश्चन के बराबर वाला एक क्वेश्चन होगा। समथिंग लाइक दिस वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। और बाकी जो हल्के फुल्के क्वेश्चन है वो आप खुद से ही प्रैक्टिस कर लेंगे लुकिंग एट द सॉल्यूशन इन योर बुक, राइट। चलिए बाय बाय।